बढ़ाइए। जी, राजीव जी, राहुल गांधी ने पहली बार स्टेट के इलेक्शन अपनी लीडरशिप में या अपने इनिशिएटिव से नहीं जीते हैं। वो प्रेसिडेंट रहते हुए भी 3 बड़े राज्यों के चुनाव उनके समय में कार्यकाल में जीते गए थे। लेकिन इस बार जो चुनाव जीता गया है कर्नाटक का, वो एक बिल्कुल नए एक्सपेरिमेंट के साथ जीता गया है। जो उदयपुर में डिस्कस हुआ, जो रायपुर में डिस्कस हुआ, और उसके आधार पर पार्टी के अंदर जो एक नई सोच बनी है, वो एजेंडा पार्टी के मैनिफेस्टो में, भाषणों में, प्रचार में, एंगेजमेंट वोटरों के साथ उसमें दिखाई दिया। अब ये क्या है, और 3 लेयर्स में राहुल गांधी इसको कर पाए। पहला सबसे बड़ा चुनौती राहुल गांधी के लिए थी, क्योंकि उनके ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी इमेज को खराब करने का काम किया गया था। धीमे धीमे वो इमेज जो है वो उसकी परतें खुली और वो उसकी पोल पट्टी खुलने लगी। दूसरा उनकी बहुत बड़ी चैलेंज था कि कांग्रेस पिछले इंदिरा गांधी के बाद से राइट टू सेंटर पार्टी हो गई थी, यानी हल्का दक्षिणपंथ की तरफ चली गई थी। वो उसमें नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में भी ये था, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी था, और ये राजीव गांधी के कार्यकाल में भी था। जैसे फैसले हुए, जैसी नीतियां हुई, जैसी राजनीति हुई, वो सब आपके सामने है। चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला हो, या उसके बाद के तमाम सारे फैसलों को आप देखिए, और जिस तरीके से पुलिस काम करती थी यूपीए के समय, तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का, वो सारा काम एक राइट विंग पार्टी की तरह से हो रहा था। राहुल गांधी ने सबसे पहला काम तो ये करना शुरू किया कि कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की वास्तविक जमीन थी, उस तरफ लोगों को कांग्रेस को लाना शुरू किया। और यही वो काल है जब कांग्रेस से वंचित समाज, गरीब, माइनॉरिटीज कांग्रेस से अलग होते गए। अब राहुल गांधी लगभग मैं कहूंगा कि उस पार्टी को वहां एक ले आए हैं। हालांकि पार्टी में अभी भी मैं कहूंगा कि जो खुराफाती जीव हैं वो हैं बचे हुए। कभी G23 आता है, कभी PFI बजरंग दल मैनिफेस्टो में पीछे के दरवाजे से घुस जाता है, ये है। लेकिन कमोबेश राहुल गांधी इसमें कामयाब रहे कि उन्होंने पार्टी को उस जमीन पर लाने में कामयाबी हासिल की है जहां पार्टी इंदिरा गांधी के समय थी। अब वो नीतियां बन रही उसी हिसाब से। तो जब पार्टी को वहां लाए, तब वो घोषणा कर पाए कि जातिवार जनगणना में राष्ट्रीय पार्टी, पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी आई और उसने कहा कि हमें जातिवार जनगणना चाहिए। पहली बार कांग्रेस की तरफ से यह आवाज आई कि 50% की सीलिंग नहीं चलेगी, 75%। ये सामाजिक न्याय का बड़ा एजेंडा था, जिसमें वो भाषा, सबसे बड़ी बात है कि भाषा का मुहावरा कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, ये काशी राम का नारा था। उसको उन्होंने दूसरे शब्दों में, लेकिन वही मतलब निकाल के एक नारा उन्होंने दिया। ये आसान काम नहीं है। ये नारा देना कोई केवल शब्दों का मामला नहीं है। हम लोग जमाने सुनते आए कि कांग्रेस एक ब्राह्मण बाहुल पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी जैसे तमाम सारे बड़े बड़े ब्राह्मण नेता वहां से हुए। तो ये कांग्रेस के अंदर बदलाव है, और ये 21वीं सेंचुरी की डिमांड है। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट बनाई 30 लोगों की, उसमें 15 महिलाएं थी ट्यूडोर ने, तो
उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके में आधी महिलाएं क्यों हैं, तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब था, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं। तो 21st सेंचुरी की जो पॉलिटिक्स है वो बिना इंक्लूजन के नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात कि क्यों जरूरी है, क्यों राष्ट्रहित में है। आप देखिए, हम लगातार रोना रोते हैं, हमको मेडल्स नहीं आते, हमारे यहाँ इनोवेशंस नहीं होते, हमारे यहाँ IITs हैं लेकिन गूगल बाहर से बनता है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बाहर का है, कंप्यूटर बाहर बनते हैं, माइक्रोचिप बाहर की है। तो ये सारा जो रोना हम रोते हैं कि हमारे लोगों को नोबेल प्राइज नहीं मिलता, हमारे यहाँ आविष्कार नहीं होते, हमारे यहाँ मेडिसिन नहीं बनती, नहीं, ये जो रोना है ये क्यों है? वो रोना इसलिए है राजीव जी कि हमारा टैलेंट पूल ही जनसंख्या के 10% का हिस्सा है। टैलेंट पूल में 90% लोग तो है ही नहीं। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके देशबंधु ग्रुप को 10 रिपोर्टर चाहिए, तो 100 बायोडेटा आएंगे तो आपको अच्छे रिपोर्टर मिलेंगे कि 1000 बायोडेटा आएंगे तब अच्छे रिपोर्टर मिलेंगे? जाहिर सी बात है कि 1000 बायोडेटा आएंगे तब आपको अच्छे रिपोर्टर मिलेंगे, चॉइस बड़ी होगी आपकी। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि खेलों में, इनोवेशंस में, विज्ञान में, यानी एकेडमी के किसी भी स्तर पे जो हमारा टैलेंट पूल है वो 10% पॉपुलेशन से आता है। हम लोग लगातार एक बात करते हैं, और आप अभी भी बात कर रहे थे गोदी मीडिया की। ये गोदी मीडिया कौन है? ये इसी 10% पूल का 90% है वहां पे, इसलिए वो गोदी मीडिया है, इसलिए उनके नैतिकता की कमी है, इसलिए पत्रकारिता के मानदंड उनके यहाँ नहीं लागू हो पाते। अगर ये 90% टैलेंट पूल से आ रहा होता तो ये गोदी मीडिया ऐसा नहीं होता, इतना रीढ़ विहीन पत्रकार वहां पे नहीं होते। इसलिए जरूरी है ये एजेंडा सोशल जस्टिस का और इंक्लूजन का। और अभी राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं तो वहां बात होगी। अमेरिका में भी ये गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ट्विटर में, फेसबुक के दफ्तरों में ये बातें हो रही हैं। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भारत का जो समाज का, उसके प्रति उनके स्टाफ को सेंसिटाइज करने के लिए लोग बुलाए जाते हैं भाषणों के लिए। और जो इस बीमारी का उद्गम स्थल है वहां पे ये नहीं हो रहा है। पिछले दिनों अमेरिका में एक संस्थान है इक्वलिटी लैब। इक्वलिटी लैब के लोग गूगल में गए प्रेजेंटेशन देने, क्योंकि वहाँ भारतीय मूल के लोग भी काम करते हैं, कि ये जातिवाद है क्या, और वहाँ के स्टाफ को सेंसिटाइज कर रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जातिगत भेदभाव को रेशियल भेदभाव के तौर पर मानने के कानून बना रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बना दिया है। भारत में ये नहीं हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि अब ये तो नई राजनीति कर्नाटक से जो उभरी है वो अब देश में पूरे जाएगी। ऐसा नहीं कि ये कोई कर्नाटक की सीमाओं में रुक जाएगी, ये तो पूरे भारत में ही जाएगी बात। दूसरी बात की एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, फिर उसके बाद अगले राउंड पे आऊंगा तो लंबी चर्चा उस पर करेंगे। अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की, बहुत गंभीर है वो, और उसमें अदालत के फैसलों तक का भी जिक्र है। हर साल ये रिपोर्ट आती है। अभी आप शुरुआत में बता रहे थे, मैं हर साल रिपोर्ट पढ़ता हूं, वो सारी रिपोर्ट मेरे पास है भी। इस बार जो रिपोर्ट आई है बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात कि उनके स्टेट डिपार्टमेंट जो विदेश मंत्रालय है उसने उस रिपोर्ट को इंडोर्स करा है और यह कहा है कि हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं इस बारे में। यहां तक जिक्र है, आप बता भी रहे थे कि सादी वर्दी में गुजरात में पुलिस वालों ने माइनॉरिटीज के लोगों को के साथ मारपीट की।
इतनी डिटेल तक वो रिपोर्ट गई है। जाहिर सी बात है कि वो बिल्किस बानो का मुकदमे की बात है, उसमें उसमें जुडिशरी के तमाम और फैसलों के बारे में बात है जहां पर न्याय नहीं मिल रहा है माइनॉरिटी के लोगों को, लिंचिंग की बात है, बुलडोजर की बात है, बुर्का या हिजाब के ऊपर विवाद हुआ उसकी बात है। इतना डिटेल स्टडी करके अगर उन्होंने रिपोर्ट की है तो आप समझ लीजिए कि ये नरेंद्र मोदी के एजेंडा पे जाएगा टेबल पे जब जो बाइडेन नरेंद्र मोदी बात करेंगे। और ये कहना कि अमेरिका को हथियार बेचने हैं, अमेरिका को बाजार देखना है तो ये सब चीजें किनारे कर देगा, नहीं। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ये खूबी है कि वो इन सब चीजों में बहुत सचेत हैं, पहली बात। और सरकारें ना भी हों, वहां की सिविल सोसाइटी, वहां का मीडिया, वहां की संसद नहीं होने देती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी की एक जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक राय बन रही है, मेरी कभी कभी वहां पे लोगों से बात होती है, जो एक राय बन रही है वो राय ये है कि G20 का पॉलिटिकल इस्तेमाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। ये बात सामने नहीं आएगी, ये बात कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये बात अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में और वेस्टर्न यूरोप में ये बात जा रही है कि G20 जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म का भारत के चुनाव में, यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चुपके से मोदी साहब के कान में कह दिया जाएगा। राजीव जी। जी, बहुत विस्तार से और